साथ डॉक्टर संदीप पांडे, एक लंबा दौरा करके चुनावी दौरा गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सब बनारस, सब घूम घाम के आए हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये सब घूम के आए और आप आ गए, तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जहाँ जहाँ आप घूम आए, तो शायद आपके प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी पहुँच गए हैं। चुनाव का क्या हाल है? देखिए, मुझे कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ा। चौथे चरण के बाद से जो एक रुझान दिख रहा है, किसी के पक्ष में तो हवा नहीं है, ये बात सही है। लेकिन एक बात आप जिसको भी छेड़िए, वो ये कह रहा है कि ये सरकार जानी चाहिए। बहुत तंग आ गए लोग, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। ये कहते हैं कि कानून और व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन लोगों को लगता है कि कानून और व्यवस्था के नाम पे एक सरकार का आतंक है। और खुले पशु वाली समस्या बीच चुनाव में चौथे चरण के तुरंत पहले इस तरह से उठी कि नरेंद्र मोदी को भी बोलना पड़ा उन्नाव में कि हम गाय का गोबर खरीदेंगे, और योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि हम 900 रुपये महीना किसान को देंगे उस पशु को खिलाने के लिए। तो ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की थी, और ख़ास करके इधर चौथे चरण के बाद से ये उठी है अच्छी तरह से, और सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। और वही चीज़ गोरखपुर में भी, बलिया में भी, आजमगढ़, बनारस, सब जगह यही देखने सुनने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार जानी चाहिए। और चूंकि समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी स्थिति में है हराने की, इसलिए लोग अखिलेश का नाम लेके कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलना में थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ने लगे हैं। जी जी, क्योंकि नहीं, मैं एक डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं भाई ईमानदारी से बताऊं, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। क्योंकि वो उसके मुद्दे, हर चुनाव जैसे शुरू हुआ, अगर आपको याद हो 1.5-2 महीना पहले जब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तो मोदी जी आके वो लाभार्थी 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 चल रहा था। आपको कहीं लगा कि लाभार्थी, जैसे बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, लाभार्थी का एक अंडरकरंट है जो आम पब्लिक पकड़ नहीं पा रही है, और वो लाभार्थी जिसको 5 किलो जिसको अनाज मिल रहा है, वो तो बिल्कुल मोदी जी को वोट देगा। एक नई श्रेणी और ऐड की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सब मोदी जी को वोट दे रही हैं। तो आप भी तो इतना घूमे हैं आप, और आपकी तो भाई जो मेरी जान, जो जितना मैंने आपको देखा है, आपकी बड़े आदमियों से तो कोई जान पहचान नहीं है, आपकी तो इन्हीं सब लोगों से है जो लाभार्थी होंगे। तो क्या लाभार्थी सब लाइन लगा के भाजपा को वोट दे रहे हैं? एक गांव में, आजमगढ़ में हम लोग गए, तो एक महिला गांव के बाहर ही मिल गई और पूछी कौन सी पार्टी से हो। तो हम लोग बोले कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी है राजीव यादव, उसके लिए आए। बोली भाजपा से तो नहीं हो ना? तो हम लोग बोले नहीं भाजपा से। बोले भाजपा वालों को तो डंडा से मार मार के भगाएंगे। अच्छा, हाँ, महिला। तो लोगों में इतनी नाराज़गी है। और देखिए, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली। मैं तो देख रहा हूँ कि योगी जी एक ही बात बोल रहे हैं शुरू से कि भाई उनकी सरकार कब्रिस्तान की दीवार बनाती थी, हम मंदिर बनाते हैं। अमित शाह एक ही बात बोल रहे हैं बार बार कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आज़म खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल के बाहर आ जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि कुछ अपनी जो कल्पनाशीलता है, मतलब उसका भी इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब वही रटी रटाई बातें। और अब हमें लग रहा है जनता तंग आ गई है, क्योंकि आप कुछ हद तक तो लोगों की भावनाओं का दोहन कर सकते हैं इस तरह की बातों को बोल के, लेकिन अगर आप बार बार ये बात करेंगे तो जनता तंग हो जाएगी, क्योंकि उसके जो मुद्दे हैं उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं काम दमदार है, लेकिन क्या काम है आपका? तो और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि भाई जो राशन दिया है वो कोई अपनी जेब से थोड़े ना दिया है। मंदिर बनवा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वो तो न्यायालय के आदेश से हो रहा है।
तो जो इन्होंने किया भी है उसको भी लोग अब मानने को तैयार नहीं। नहीं, मैं दो चीजें इसलिए बताऊं। एक नया एक प्रतीक के रूप में लाया गया है बुलडोजर। अब बुलडोजर तो भाई हमें जो समझ में आता था, हम लोग जो जानते थे वो निर्माण का प्रतीक था कि नई सड़क बनती है नया, इसको इन्होंने कुछ विध्वंस का प्रतीक के तौर पे कर दिया है। और मैं इसी के साथ साथ एक बात और कहूंगा कि मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि भाषा पे भी बड़ा अजीब सा है। आपको नहीं लगता है नहीं, भाषा ही नहीं, मानसिकता भी। जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बुलडोजर चलाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, शायद कानपुर में, वो विकास दुबे के यहाँ। तो मैंने लिखा भी था इसको कि नीतीश कुमार ने भी एक IAS अधिकारी के घर की कुर्की की थी, लेकिन वहाँ बुलडोजर नहीं चलवाए, वहाँ एक स्कूल शुरू किया। तो मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि आप एक जो बना बनाया भवन है, और उसके बाद तो हमने देखा कि मुख्तार अंसारी से लेके और अतीक अहमद और सबकी संपत्ति पे एक धर्म विशेष के लोगों को बुलडोजर चलाए गए। तो ये जो बुलडोजर वाली मानसिकता है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक विध्वंसक मानसिकता है, और इस तरह से लोगों को डराना, जिस तरह से राजा सिंह तेलंगाना के विधायक कहते हैं कि जो योगी को वोट नहीं देगा, मतलब अब तो बात यहाँ आ गई कि आप अपराधी माफिया हैं, वो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर आप योगी को वोट नहीं देंगे तो बुलडोजर खड़े हैं, वो आपके घर गिराने के लिए आएंगे। तो इस तरह से जो लोगों को डराने की कोशिश की गई, उसका एक बुरा असर पड़ा है। और मैंने तो एक ट्वीट किया है कि भाई ये मुख्यमंत्री है कि बुलडोजर का ठेकेदार है, बुलडोजर चलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो सबके ऊपर बुलडोजर चलाए। नहीं, क्योंकि मैं इसको इस रेफरेंस से देख रहा था कि ये एक पहला चुनाव मुझे ऐसा लग रहा, और मैंने 77 का चुनाव जो मुझे याद में ठीक से है, वैसे मुझे 67 का भी याद है जब यहाँ से VR मोहन और वो मुल्ला जी लड़े थे, आनंद नारायण मुल्ला इलेक्शन लड़े थे। उसकी थोड़ी याद है कि बड़े बिल्ले मिलते थे, आप छोटा लगाएं, वो बड़े बड़े बिल्ले VR मोहन ने दिए थे, तो सब बच्चों को लगता था कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। 77 का चुनाव में मैंने पार्टिसिपेट भी किया, मुझे ठीक से याद है। माहौल बन गया था, लोग लड़ रहे थे, नेता नहीं लड़ रहा था, लोग। इस बार मुझे जितना समझ में आया, जितना मैंने देखा, कि ये नेता नहीं है आगे, जनता आगे चल दी है। जी जी। तो आपको ये लगा कि हाँ, जनता इस बार जनता इलेक्शन लड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे इसका अंदाज़ा हुआ, और जनता बड़ी समझदारी के साथ ये देख रही है कि कौन सी सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने वाला कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, और वो उसी तरह से वोट डाल रही है। तो जहाँ पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, ज़्यादातर जगह तो उनके ही उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, तो उनकी तरफ मतदान हो रहा है। और मतलब लोग जिसके हम प्रचार में जाते हैं तो लोग बताते हैं बाद में, मतलब पहले तो वो कहते हैं हाँ हम आपके उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे से जब उनको अलग से ले जाके पूछते हैं कि भाई क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, तो बोलते हैं देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारी प्राथमिकता है, और इसलिए हमारा वोट, फिर मैं कहता हूँ सपा को देंगे, बोले हाँ इस बार जो है सपा को देंगे, या अगर सपा वहाँ नहीं है, बसपा है, तो बसपा को वोट जा रहा है। लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये जनता की प्राथमिकता बन गई है। ये अब चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है, और जनता जो है इस पार्टी को मजबूत कर रही है और चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हारे, और ये पार्टी, और खास करके अखिलेश यादव। मैं एक चीज बहुत बहुत कम में अगर आप बता सकें, जो आपके कैंडिडेट हैं आजमगढ़ में, राजीव यादव भी लड़ते रहे हैं इन्हीं लोगों के लिए, उनका जरा रेफरेंस बताइए, क्योंकि वो एकदम से वहां क्यों लड़ने गए, किस प्रतीक, किनके लिए लड़ते थे, और किस वजह से आप लोगों ने जाके उनका प्रचार किया? प्रतीक के रूप में है वो वाली बात। देखिए, राजीव यादव या एडवोकेट मोहम्मद शोएब या उनका रिहाई मंच इस बात के लिए जाना जाता है कि वैसे तो बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हैं जो ये सवाल उठाते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ यही काम किया है कि जिन नौजवानों के ऊपर आतंकवादी घटना में आरोपी होने का इल्ज़ाम लगा, FIR हुई, उसमें से ज़्यादातर निर्दोष निकले, बाद में जब मुकदमे लड़े गए और जब वो बरी हुए, और जो घटनाएं होती थीं, जैसे CRPF कैंप रामपुर में एक घटना हुई और अगले दिन खबर छपी कि ये
आतंकवादी घटना है। इतना ही नहीं, उस घटना के साथ 3-4 मुस्लिम नौजवानों की फ़ोटो भी छप जाती है कि ये आरोपी हैं, और बता दिया जाता है कि ये सिमी के और हिजबुल मुजाहिदीन के और पता नहीं कौन कौन संगठन हैं उसके ये हैं। तो ये लोग जाते थे वहाँ, जांच करते थे और रिपोर्ट निकालते थे। ज़्यादातर घटनाओं को इन्होंने फर्जी बताया और ज़्यादातर जो लोग इसमें फंसाए गए उनको निर्दोष बताया। और हमने देखा कि किस तरह से मुकदमे लड़ने के बाद इसमें से ज़्यादातर जो नौजवान थे वो मुस्लिम ही थे, क्योंकि एक समय ये बात चलती थी कि हर एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर एक आतंकवादी मुसलमान है। लेकिन जब वो मालेगांव और 5 जगहों पे जब ये उजागर हुआ जांच में कि उसमें हिंदुत्ववादी संगठन भी शामिल थे, तब से लोगों ने थोड़ा कहना बंद किया है। और उसमें से एक आरोपी तो हमारी सांसद हैं अब, प्रज्ञा ठाकुर। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो निर्दोष लोग फंसाए जाते थे उनके ये मुकदमे लड़ते थे, उनको छुड़ाते थे और एक लंबा अभियान इसका चलाया और अपनी जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि कितना इस तरह का काम है खतरा उठा के करने वाला। और कई बार आरोप लगते थे कि आप आतंकवादियों को बचा रहे हैं। एडवोकेट मोहम्मद शोएब की तो यहाँ लखनऊ के कोर्ट में पिटाई भी हुई, ये कह के कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और मैंने उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल से पूछा था कि अगर कोई आतंकवादी घटना का आरोपी अपने वकील के साथ कोर्ट में खड़ा है तो क्या वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के अपने आप को और फंसाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अखबार छापते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के कारण इनकी पिटाई हुई। तो इस तरह के मामलों को उन्होंने उठाया और जब भी कहीं एनकाउंटर होता है वो जाते हैं, परिवार से मिलते हैं। ज़्यादातर परिवार उसमें समझ में आता है बातचीत करने पे कि वो निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो 150 के ऊपर जो फर्जी एनकाउंटर हुए हैं वो सवाल राजीव यादव ने उठाए हैं और ये दिखाया है कि वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दलित यानी कि वंचित समुदायों से वो नौजवान आते हैं। और ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर इनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि योगी आदित्यनाथ की सांप्रदायिक राजनीति पे एक फिल्म राजीव यादव और शहनवाज आलम जो अब कांग्रेस में है, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी, जिसका नाम है सैफरन वॉर्स। और वहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं परवेज़ परवाज़ और एक असद हयात हैं। इन लोगों ने योगी के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए थे जो उन्होंने उकसाने वाले भाषण दिए थे या हिंसा की कुछ घटनाएं हुई वहाँ पे। एक में तो योगी 15 दिन जेल भी रहे हैं। तो वो जो एफआईआर हुई थी उसके मुकदमे योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सरकार ने वापस ले लिए। और राजीव यादव अपने प्रचार में कह रहे हैं कि अगर वो विधायक बनते हैं तो वो विधानसभा के अंदर ये लड़ाई लड़ेंगे कि योगी के खिलाफ जो मुकदमे वापस लिए गए हैं उनको बहाल किया जाए, उनकी सुनवाई हो, और अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं और उसके बाकायदा प्रमाण हैं इनके पास, इन्होंने पूरी सीडी कोर्ट में दी हुई है। तो हालांकि ये बात दूसरी है कि कोर्ट ने उसको अभी मानने से मना कर दिया है। उस फोरेंसिक जांच में शायद उसमें कुछ क्रैक वगैरह पाया गया, लेकिन सबूत हैं और अगर ठीक से सुनवाई हो तो राजीव यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जेल जाएंगे। जी, मैं जल्दी से अंतिम प्रश्न, जल्दी से 5 प्रमुख चीजें जिसकी वजह से जो चुनावी मुद्दे बने, जो बीजेपी बनाना चाहती थी वो नहीं, जो आम जनता ने, अगर मैं उसको जल्दी से देखूं तो कोरोना मिसमैनेजमेंट और प्रवासी मजदूर वो एक ही है, किसान आंदोलन और गन्ने का बकाया मूल वो एक ही, मतलब ये 2 मेरे हिसाब से, महंगाई और बेरोजगारी ये हैंड इन हैंड है। क्योंकि चौथा एक बार बार बीजेपी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर इनके अगेंस्ट काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लगता है कि यही 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं? और एक मुद्दा तो जनता ने, जो आप उसको बहुत दिनों से उठा रहे थे, लेकिन वो छुट्टा जानवर वाला जो था वो तो कहीं था ही नहीं। जी जी जी, वो एकदम से एक बड़ा इशू बन के आया। जी, वो तो अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है बीच चुनाव में और मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है
तो इसका मतलब कि वो मुद्दा बन गया है। मतलब इन्हीं के अपने लोग इनको बता रहे हैं कि ये मुद्दा है, और इनको मालूम ही नहीं था कि ये मुद्दा है, या उसे ये नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरा तो मानना है कि 2019 का चुनाव इनको इस मुद्दे पे हार जाना चाहिए था, क्योंकि 2017 से ये समस्या बन गई थी। लेकिन 19 के चुनाव में हमें लगता है कभी एक 2019 के चुनाव की भी जांच होनी चाहिए कि 1-1 लाख के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैसे जीत गए, जहां पे ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा का गठबंधन और बिहार में राजद कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा, वहाँ ये कैसे जीत गए इतने बड़े बड़े अंतर से, इसकी भी मेरे ख्याल से कभी जांच होनी चाहिए। तो मुद्दे जो आपने कहे एकदम सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून व्यवस्था के बारे में जो ये कह रहे थे कि इन्होंने सारे अपराधी माफियाओं को भगा दिया है, लोग ये देख रहे थे कि आप अजय मिश्रा टेनी को बचा रहे हैं, आप उसके बेटे की जमानत होने दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिद्दीक कप्पन के खिलाफ कोई आरोप नहीं है सिवाय इसके कि वो यहाँ आए थे एक घटना को कवर करने के लिए, और झूठा आरोप लगा के कि ये यहाँ जातिगत द्वेष बढ़ाने के लिए आ रहे थे, उनको आपने जेल में रखा हुआ है। लोग ये देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आप अपने एक पुलिस अधीक्षक को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो भूमिगत हो गया है, महोबा वाला, और थाने के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। फैसल हुसैन बांगरमऊ उन्नाव में मारा गया, अल्ताफ कासगंज में मारे गए, और वो जो आईटी प्रोफेशनल था जो लखनऊ के एक चौराहे पे पुलिस वाले ने गोली मार दी, और मनोज गुप्ता जो तिवारी थे वो जो, हाँ जी, और एप्पल में शायद काम करते थे, और मनोज गुप्ता जो कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में जिस तरह से मारा गया, तो यहाँ तो पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, अरे ये तो आपने उस वाल्मीकि समाज के आदमी जो सफाई कर्मचारी थाने में ले जाकर उसको मार दिया भाई, पीट के आगरा में। मतलब ये बाकी चीजें तो आपसी दुश्मनी हो सकती है, आप मुझे मार दे, अरे पुलिस पीट के मार दे रही है, तुम्हारी इतनी निरंकुश पुलिस। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपने अपराधी माफिया आप भगाने का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ये अपराधी बन गए, तो कहां आपकी कानून व्यवस्था ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अब अगली बार हम लोग जब तक मिलेंगे तो बहुत सी तस्वीर साफ हो चुकी होगी इलेक्शन की भी और बाकी बातों के लिए भी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।